रात, सिर्फ रात नहीं बल्कि मौत का इंतज़ार। फुटपाथ जो गरीबों का घर थे वो अब बन गए थे कातिल का शिकार का है। 1980s का दशक, भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे और सांस्कृतिक राजधानी कलकत्ता, दोनों शहर एक अजीब अदृश्य डर से कांप रहे थे। डर एक ऐसे सीरियल किलर का जिसका हथियार था सड़क पर पड़ा एक साधारण पत्थर। उसे कहा गया द स्टोन मैन। आज हम उस दौर को, उस खौफ को, उस क्रूरता को फिर से जिएंगे। यह सिर्फ 28 लाशों की कहानी नहीं बल्कि उस समय की पुलिस, पॉलिटिक्स और प्रेस की नाकामी की दास्तान है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सारस्वत और आपका स्वागत है क्राइम मिस्ट फाइल्स की एक सीरीज में जहां हम जानेंगे क्राइम के कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को। बॉम्बे में हत्याएं 1983 से 1985 में शुरू हुई, लेकिन ये एक पैटर्न तब बनी जब 1987-88 में इनकी संख्या अचानक बढ़ी। हत्याओं का स्थान था माहिम, बांद्रा और सेंट्रल बॉम्बे के फ्लाईओवर्स के नीचे। ये वो इलाके थे जहाँ दिन में लाखों लोग चलते थे, लेकिन रात में ये इलाके दुनिया से कटे हुए थे। इन पीड़ितों के नाम थे रामचरण, पप्पू, एक अज्ञात बुजुर्ग महिला और गोविंद। पुलिस रिकॉर्ड्स में इन्हें अक्सर अननोन मेल या फीमेल के रूप में दर्ज किया गया। स्टोनमैन जानता था कि वह ऐसी क्लास को निशाना बना रहा है जिसके लिए बड़े अखबार की हेडलाइन नहीं बनेगी। यह सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि यह समाज के सबसे कमजोर तबके पर हमला था। बॉम्बे पुलिस कमिश्नर पर दबाव बढ़ा। इस केस की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच यूनिट को सौंपी गई, जिसके मुख्य इंस्पेक्टर थे अशोक माकुंड। माकुंड और उनकी टीम की चुनौतियां अभूतपूर्व थी। पहला, कोई फोरेंसिक सबूत नहीं, क्योंकि हत्यारा सिर्फ पत्थर इस्तेमाल करता था जिस पर उसके फिंगरप्रिंट या डीएनए मिलने की संभावना कम थी। दूसरा, हत्याएं रैंडम थी। इन हत्याओं में कोई विशेष प्रकार का पैटर्न नहीं था जिसे पुलिस डिकोड कर पाए। अशोक माकुंड की टीम ने एक अनूठी रणनीति अपनाई। उन्होंने 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में फुटपाथ पर बेघर बनाकर सोने को कहा। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन स्लीप। यह एक हाई रिस्क मूव था, लेकिन स्टोनमैन की चालाकी देखिए। उसने अपने शिकार का चुनाव ऐसे रास्तों पर किया जहां पुलिसकर्मी नहीं थे। ऑपरेशन स्लीप पूरी तरह से विफल रहा। आखिरकार एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रविंद्र घोष को गिरफ्तार किया। रविंद्र पर हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा। पुलिस ने मीडिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि स्टोनमैन पकड़ा गया। मुंबई की जनता ने राहत की सांस ली, लेकिन अदालत में यह केस इतना आसान नहीं था। जस्टिस दलवी के सामने रविंद्र घोष का ट्रायल चला। कोर्ट में घोष के वकील ने पुलिस की थ्योरी को कमजोर साबित किया। सबूतों के अभाव के बावजूद रविंद्र घोष को कुछ हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन कोर्ट यह स्थापित नहीं कर पाया कि वह सभी 13 हत्याओं का दोषी है। इसी संदेह के कारण कई लोगों को लगा असली कातिल अभी भी पुलिस के दायरे से बाहर है और शायद वह रविंद्र घोष की गिरफ्तारी से प्रेरित हो गया था। बॉम्बे में रविंद्र घोष के ट्रायल के ठीक बाद 1989 में कलकत्ता में ठीक उसी तरह की क्रूर हत्याएं शुरू हो गई। यह स्पष्ट था, या तो बॉम्बे का स्टोनमैन भागकर कलकत्ता आ गया था या किसी कॉपीकैट किलर ने इस पैटर्न को अपना लिया था। जून 1989 से हावड़ा ब्रिज के आसपास के व्यस्त लेकिन अंधेरे इलाकों में 16 से अधिक बेघर लोगों के सिर पत्थर से कुचले गए। कलकत्ता के स्टोनमैन ने अपनी क्रूरता का स्तर बढ़ा दिया था। वह एक ही रात में 2 या 3 पीड़ितों को निशाना बनाने लगा था। उसने पुलिस को चुनौती दी थी। कलकत्ता पुलिस में हड़कंप मच गया। इस केस की जांच डिप्टी कमिश्नर सुमित सरकार के नेतृत्व में हुई। सरकार की टीम ने बॉम्बे की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की। सुमित सरकार ने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी और सायरन बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर हत्या की खबर तुरंत अखबारों में छपे। पुलिस की थ्योरी यह थी कि हत्यारा खबरों को पढ़ता है और इससे प्रेरित होता है। कलकत्ता पुलिस ने एक स्केच भी जारी किया जिसे कुछ आई विटनेसेस के बयानों के आधार पर बनाया गया था। स्केच में एक मध्यम कद काठी के सांवले रंग के व्यक्ति को दिखाया गया। इस स्केच को पोस्टर पर छापा गया। यह पहली बार था जब इस हत्यारे का कोई चेहरा सामने आया था। लेकिन चश्मदीदों की सबसे बड़ी समस्या थी डर। ये भी फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोग थे। वे गवाही देने से डरते थे कि कहीं हत्यारा उन्हें अगला निशाना न बना ले। इस डर ने पुलिस की जांच को और भी मुश्किल बना दिया था। स्केच और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने कमाल मलिक के नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसे स्टोनमैन कहा गया। पुलिस ने दावा किया कि कमाल मलिक एक ड्रग एडिक्ट था और उसने व्यक्तिगत निराशा में हत्याएं की थी। कमाल मलिक का ट्रायल कलकत्ता हाई कोर्ट में चला। कमाल के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस ने दबाव में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा है। कोर्ट ने सबूतों की बारीकी से जांच की।
हत्या के हथियार पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और गवाहों के बयान लगातार बदलते रहे। अंततः न्यायालय ने सबूतों की अविश्वसनीयता मानते हुए कमाल मलिक को बरी कर दिया। यह न्यायपालिका का फैसला था, लेकिन यह कलकत्ता पुलिस की सबसे बड़ी हार थी। इस केस का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल यही रहा, क्या बॉम्बे और कलकत्ता का कातिल एक ही था? एक थ्योरी तो यह कहती है कि हत्या का एक जैसा पैटर्न, दोनों शहरों के बीच की यात्रा का संभावित रास्ता एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। दूसरी थ्योरी हत्याओं के पैटर्न में सूक्ष्म अंतर, जैसे कलकत्ता में अधिक आक्रामकता, बताता है कि ये दोनों अलग अलग कॉपीकैट किलर हो सकते थे जो एक दूसरे से अनजान थे। लेकिन इस बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 1989 के बाद यह हत्याएं दोनों शहरों में अचानक पूरी तरह से बंद हो गई। हत्यारा जिसने दर्जनों लोगों को मौत की घाट उतारा हवा में गायब हो गया। वह मर गया, जेल चला गया, पहचान बदलकर सामान्य जीवन जी रहा है। यह आज भी एक गहरा राज है। क्राइम प्रोफाइलर्स मानते हैं कि स्टोनमैन एक मिशन किलर था, जिस समाज को शुद्ध करने का भ्रम था। उसने हमेशा सबसे कमजोर बेघर लोगों को चुना ताकि उसे विरोध का सामना न करना पड़े। सिर को बुरी तरह से कुचलना दिखाता है कि वह अपने पीड़ितों के प्रति अत्यधिक नफरत रखता था, शायद खुद के अंदर की असफलता या सामाजिक अपमान के कारण। उसका गायब हो जाना बताता है कि वह कोई रैंडम किलर नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक सावधान और व्यवस्थित सीरियल किलर था। स्टोनमैन की किलिंग सिर्फ हत्याओं का केस नहीं, बल्कि भारत की न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की एक दर्दनाक विफलता की कहानी है। रविंद्र घोष और कमाल मलिक के ट्रायल ने यह साबित कर दिया कि जब तक पुलिस मजबूत और त्रुटि रहित सबूत पेश नहीं करती, तब तक हत्यारा आज़ाद ही रहेगा। इन बेसहारा पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था और अंततः कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए स्टोनमैन हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। द स्टोनमैन की फाइलें आज भी बंद नहीं हुई है। दर्जनों बेगुनाह की लाशें, उनके परिवारों के आंसू आज भी न्याय की तलाश में है। स्टोनमैन जिसका कोई चेहरा नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था, वह आज भी एक भूत की तरह भारत की सड़कों पर आज़ाद घूम रहा है। आप क्या सोचते हैं, 40 साल बाद इस केस को फिर से खोलना चाहिए? क्या यह बॉम्बे पुलिस की नाकामी थी या कलकत्ता पुलिस की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्टोनमैन आज हमारे बीच कहीं मौजूद है तो वह कौन हो सकता है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह गहन और ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी अनसुलझी कहानियों को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि डिकोड करते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक सत्य के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।